शुक्र के सबसे बेहतरीन प्लेसमेंट्स क्या होते हैं? शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है जो हर जगह अच्छा है, हम्म, मगर जब वो हम अगर फिक्स्ड साइंस लें, जो कि हमारी फिक्स्ड साइंस होते हैं, टॉरस के, कन्या के और मकर के, आज की तारीख में, हालांकि वहाँ नीच का है, आज की तारीख में धन के लिए बहुत अच्छा है। 12वां घर जो है वो शुक्र का बहुत ही प्रिय घर है। 12वां घर क्या होता है कि वो घर होता है अपने अपने अंदर जो आदमी सोचता है, अपने अंदर जो करना चाहता है, बहुत सारी चीज़ें आप करना चाहती हैं। जब शुक्र उधर बैठता है तो आप जो चीज़ अंदर सोच रही हैं, इंटरनलाइज कर रही हुई है, उनको कर रही हैं, वो चीज़ आप बाहर करने की क्षमता कर सकते हैं। कभी कभी गुरु और शुक्र के बीच में अगर राहु आ गया तो भी प्रॉब्लम करेगा। कभी कभी दो हॉरोस्कोप्स में शुक्र एक तरफ है, मंगल एक तरफ है, बीच में राहु है, उस महासत्यानाश कर देता है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज के पॉडकास्ट में हम शुक्र पर बात करेंगे। आपने हमारा राहु और बुध का पॉडकास्ट देखा, अब बात होगी शुक्र ग्रह पर। शुक्र की जहां बात आती है ना, हम अक्सर लग्जरी के साथ जोड़ देते हैं, जो कि विलासिता का कारक है डेफिनेटली, लेकिन शुक्र और कहाँ कहाँ कैसे कैसे फल देता है, आज हम उस पर बात करेंगे। किसी का शुक्र अगर बहुत अच्छा है तो उसको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, शुक्र अगर खराब हो जाता है तो क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। साथ ही लोग ऐसा कहते हैं कि उच्च का शुक्र बहुत बढ़िया होता है, नीच का शुक्र अच्छा नहीं होता है। आज इस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो मेरे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं वो ज्योतिष को बिल्कुल एनालिटिकल पार्ट के तौर पर सबको बताते हैं, पढ़ाते हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर शंकर अडवाल सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। सर आज शुक्र का हम पूरा पूरा नॉलेज ले लेंगे कि शुक्र कैसे हैं, कहाँ प्लेसमेंट उनका अच्छा होता है, खराब शुक्र की क्या निशानी है और अच्छे शुक्र की क्या निशानी है। सबसे पहले मैं आपसे जानूंगी कि शुक्र को आप कैसे देखते हैं? शुक्र जो है हमारे कालपुरुष में आपके वृषभ से दो टू कहते हैं और 7 लिब्रा, जैसे हम तुला राशि कहते हैं, इनका मालिक होता है। तो सेकंड हाउस फैमिली होता है और 7th स्पाउस होता है। तो इन दोनों चीज़ों का बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट कारक होता है। आपका जन्म जो है वो शुक्र से बहुत निर्धारित होता है, क्योंकि शुक्र जो है वो हमारे, अगर इसके पीछे भी पूरी एक कहानी है, हमारे जो जिससे पैदा होने की जो होता है, जो एग स्पर्म होता है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शुक्राणु। हाँ, शुक्राणु, शुक्राणु का कारक होता है। तो इसके, और वो उसके अंदर आपके डीएनए होते हैं। तो शुक्र जो है वो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लैनेट होता है आपकी पूरी व्यक्तित्व बनाने में, और आपके पीछे से लेके आ रहा है, क्योंकि स्पर्म और एग के कारण ही आपका मतलब जन्म होता है और वो सारे डीएनए कैरी करता है। तो शुक्र जो है इस तरह हमारे को एक ऐसा प्लैनेट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लैनेट है जिंदगी के लिए, और कुछ चीज़ें लेकर अपने साथ आता है। और दो चीज़ें तो पक्का लेकर साथ आता है कि आपका किस फैमिली में जाएंगे, और आपकी जो पत्नी होगी, जिससे आप जो आपका गर्भ धारण करेंगे, वो पत्नी होती है। एस्ट्रोलॉजी में आप पहले ज़माने में ऋषि मुनि को अगर किसी औरत ने जाहिर कहा कि मैं आपके साथ, आप अच्छे लगते हैं मेरे साथ, तो वो मना नहीं करता था। दैट वाज परंपरा, इस तरह की। पर अब देश काल पात्र के हिसाब से बदलता जा रहा है, मगर ये पक्की बात है। तो इन दोनों चीज़ों का तो कारक है। शुक्र जो दैत्यों के ऋषि हैं, मगर लोग दैत्य को गलत समझते हैं, असुरों के ऋषि हैं। मगर ये असुर बनते कैसे थे? पहले राजा होते थे, उनके नीचे लोग काम करते थे, वो प्रताड़ित होते थे, तो असुर बनते थे, उनके राजा बनते थे, फिर वो तपस्या करते थे, शक्तियाँ लेते थे। उन सब के गुरु शुक्राचार्य जी हैं। तो शुक्राचार्य जी का जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है शुक्राचार्य जी का, वो है कि वही एक मतलब गुरु थे, या मतलब जैसे बृहस्पति थे, शुक्र थे, जिनको मृत संजीवनी आती थी। तो इससे जो है शुक्र जो है मेडिकल साइंस का बहुत बड़ा कारक है, जिसको कि लोग बहुत ही नजरअंदाज करते हैं। अगर आपको मेडिकल में जाना है तो शुक्र का कहीं ना कहीं आपका होना बहुत ज़रूरी है।
अगर आपको जीवन के बाद आपका नाम होना है तो शुक्र का होना बहुत जरूरी है। शुक्र का 8वें घर से किसी ना किसी संबंध से, प्लेसमेंट, एस्पेक्ट, कंजंक्शन, डिस्पोजिटर से होना बहुत जरूरी है। तब आपका मरने के बाद आपका नाम रहेगा। ये शुक्र की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि नहीं, ज्यादा किताबों में नहीं लिखी, मगर अगर कुंडली में शुक्र 8वें घर का मालिक हो तब भी 8वें घर का मालिक हो, मगर तब 10वें से 11वें से कहीं ना कहीं से मतलब उसका कंजंक्शन वगैरह बनना चाहिए, राजयोग बनना चाहिए। राजयोग बनना चाहिए, आदमी धनी बनना चाहिए या विद्वान बनना चाहिए। मगर अगर उसका नाम मरने के बाद में रहना है तो 8वें घर से शुक्र का कोई ना कोई संबंध होना जरूरी है। शुक्र और शनि आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, और वो उसकी कहानी ये है, कहते हैं कि शनि तो बहुत शक्तिवान हो रहे थे, बहुत ही मतलब शक्ति बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो इंद्र को बहुत परेशानी हो गई कि शनि इतना शक्तिशाली हो जाएंगे तो मेरा क्या होगा, मेरा राजपाट का क्या होगा, मेरा साम्राज्य का क्या होगा। इंद्र कोई मतलब इंद्र एक पोस्ट है, समझ लीजिए, होती थी, एक थ्रोन है, जो आदमी बहुत अच्छे कर्म करता हो इंद्र। तो शनि को उन्होंने बहुत चीज़ों से प्रताड़ित करके उनको एक ऐसे स्थिति में ला दिया था कि वो मेडिटेशन में चले गए थे, मतलब ध्यान में चले गए थे। तो जब बहुत ध्यान में चले गए थे तो शुक्र ने कहा ये तो भाई बहुत गलत हो जाएगा। जो आदमी हमारा डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा था, स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा था, क्या करना चाहिए, ऑर्डर मेंटेन कर रहा था, वही आदमी अगर ध्यान में चला गया और आंखें उसकी बंद रहीं पूरे टाइम, तब तो मतलब बड़ा गलत हो जाएगा। तो दुनिया की व्यवस्था जो बनी वो गलत हो जाएगी। तो शुक्र ने शनि की मदद करी थी उनको वापस लाने के लिए, और आंखें उनकी खोली कि भाई तुम खोल के दुनिया को देखो। तो शनि जो है वो शुक्र से बहुत ही मतलब प्रभावित है, ओब्लाइज्ड भी है। तो शनि और शुक्र आपस में बहुत अच्छे मित्र हैं। तो अगर शनि या किसी का पावरफुल है और शनि के साथ शुक्र बैठ जाता है, और शनि शुक्र युति केंद्र त्रिकोण में बनती है, किसी की भी, वो आदमी आज की तारीख में लखपति, करोड़पति, अगर बहुत अच्छा तो अरबपति बनेगा। अगर नौमेश दशमेश में एलन मस्क ले लो, और कुछ हिंदुस्तानी और भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक या दो ही हैं, इनकी शुक्र शनि साथ में युति बनाकर केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं और अच्छे घर के मालिक भी होते हैं। तो शुक्र जो हो गया वो शनि का दोस्त है। तो शुक्र जहाँ भी होगा शनि का उसके अंदर एनर्जी रहती है। तो इस तरह शुक्र जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो गया दुनिया की व्यवस्था को कायम रखने के लिए। और शुक्र के आसपास ही बुध चलता रहता है। बुध जो है वो शुक्र के आसपास होता है। और बुध जो होता है, हमने पिछली बार भी पॉडकास्ट में डिस्कस करा था, हमारे पूरे जितना भी पैसा है, अर्थव्यवस्था है, उसका कारक होता है। तो और उस अर्थव्यवस्था का कारक के ऊपर जो प्रभाव है, उसका जो भोग है, जो उस चीज का भोग जो होता है, वो जो भोग है वो शुक्र है। तो भोग जो वर्ड है वो शुक्र दर्शाता है। और भोग तो कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि 9 तरह के भोग विलास होते हैं जो हर मनुष्य को करना चाहिए, मगर वो आदमी बहुत बड़ा साधु बन जाता है जो कि सब भोग विलास करते हुए भी अंदर से विचलित नहीं होता इसका मन। तो आप कृष्ण भगवान को देखिएगा, वो हर तरीके के कपड़े, सेंट, ये वो 36 ये हर चीज, मतलब पूरा शिव जी से बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि भगवान विष्णु में और शिव जी में यही फर्क है। विष्णु जी कहते हैं सब विलास करो, उनके रूप भी यही कहते हैं, सब भोग विलास करो, मगर अंदर से दिल को डिस्कनेक्टेड रखो, मतलब उससे आपको मतलब नहीं। वो एक अल्टीमेट चीज है जो शुक्र बताता है। जब शुक्र एग्जॉल्टेड होता है और जब अपने उच्च एग्जॉल्टेशन होता है, रेवती नक्षत्र में बैठता है, मरकुरी के आखिरी नक्षत्र में, तो वहां पर बुद्धि बुद्धा बन जाती है। तो शुक्र का एग्जॉल्टेशन भोग नहीं दर्शाता है, वो बुद्धि को ऐसा दर्शाता है कि आपकी बुद्धि बुद्धा की तरफ जा रही है। सर, यहाँ पर मैं ये सवाल पूछूंगी, आपने नक्षत्रों की बात करी, मैंने ऐसा सुना है कि जो शुक्र होता है वो मीन राशि में, आखिरी राशि में एग्जॉल्ट होता है, वो भी आखिरी चरण में, आखिरी पद। तो ये नक्षत्र कैसे देखेंगे? नक्षत्र तो एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए भाई। हर अश्विनी, भरणी, कृतिका, मृगशिरा, रोहिणी, ये सब बहुत सारे नक्षत्र हमारे
27 हाँ, नक्षत्र 27 नक्षत्र हैं, 9 खाने हैं, और हमने उनको डिवाइड करा हुआ 9 प्लैनेट्स में है। तो अब नक्षत्र में अगर शुक्र अपने दोस्त के नक्षत्र में बैठा हुआ है, और शुक्र के तकरीबन हर चीज, हर आदमी उसका दोस्त है सिवा सूर्य के और चंद्र के। वो भी कोई दोस्त दुश्मनी नहीं, मैं समझाता हूँ उसको भी। अब जैसे कि भरणी में बैठा हुआ है, उसका खुद का नक्षत्र है और ट्रांसफॉर्मेशन का नक्षत्र है। योनि कामाख्या देवी उसको दर्शाता है कि पैदाइश करो। तो अगर शुक्र भरणी नक्षत्र में जाके बैठ जाता है तो ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत बड़ा योग बनाता है आदमी का, बड़े बड़े तो अगर हम नक्षत्रों पे जाएंगे तो फिर तो बहुत मतलब चर्चा बहुत ही मैं इसलिए बड़ी हो पूछ रही जाएगी। थी, जैसे जब हम अपना बर्थ चार्ट देखते हैं तो मान लीजिए कि किसी के लग्न में शुक्र बैठा हुआ है, तो वहां से तो पता चल जाता है कि कौन से नक्षत्र में शुक्र है। आप उस नक्षत्र की बात कर रहे हैं? हाँ, जन्म का, जो जन्म का नक्षत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, जो जन्म से हमें बर्थ चार्ट मिलता हाँ, है उसमें कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है। हाँ, कौन सा ग्रह जिस नक्षत्र में है, तो शुक्र जिस नक्षत्र में बैठेगा उसको कलर कर देगा। अगर शुक्र मान लीजिए राहु के नक्षत्र में बैठ गया, और ये भी समझिए शुक्र अगर स्वाति नक्षत्र में बैठ गया तो बहुत पावरफुल हो जाता है। कि शुक्र स्वाति एक ऐसा नक्षत्र है राहु का जो कि बहुत ही अच्छा और पावरफुल नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र विर्गो मतलब कन्या और लिब्रा का बीच दोनों का उसमें समावेश है, मतलब कन्या का और तुला का, थोड़ा कन्या में थोड़ा तुला में। और अगर किसी के हॉरोस्कोप में 3 प्लैनेट स्वाति नक्षत्र में बैठ गए हैं, वो आदमी बड़ा आदमी बनेगा ही। अब अमिताभ बच्चन देख लीजिए, गांधी, बहुत लोग हैं, मतलब नाम लेता जाऊंगा बहुत सारे। तो ये मैंने इतनी सारी पत्रियां देखी, और भी बहुत सारी पत्रियां देखी आजकल की। स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, मगर शुक्र वहाँ जब बैठता है तो आदमी को अच्छे तरीके से बहुत बड़ा सोच के बहुत बड़ा आदमी बनाता है। तो नक्षत्र कलर कर देते हैं। जैसे कि हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं तो इधर बात कर रहे हैं, हो सकता है ये कमरा बहुत और भी अच्छा बन सकता था, बड़ा बन सकता था, मतलब बहुत ही, तो उसको चेंज करता नक्षत्र। तो नक्षत्र तो देखना बहुत ज़रूरी है हॉरोस्कोप में, और बिना नक्षत्र के प्रेडिक्शन भी ठीक नहीं होते हैं। नक्षत्र बहुत ही जरूरी है। अब शुक्र जो है उसका जो एक्सॉल्टेशन है वो हमने आपको बता दिया। आप नहीं, वो मीन राशि में और रेवती नक्षत्र में उस उतना नहीं जाते हम। मीन राशि में अच्छी जगह। और शुक्र का जो नीच का है वो है कन्या, 6 नंबर 6 जो होता है, कन्या जो होता है उसमें नीच का होता है, जो कि मरकुरी का है, बुध का है। अब आप कहेंगे शुक्र बुध तो दोस्त हैं, तो ये तो बड़ी गलत बात है। मगर शुक्र को वहाँ जो बुध में भी जब बैठा रहता है ना, तो आदमी को ज्यादा अमीर बनाता है। नीच का होकर शुक्र को ज्यादा अमीर बनाएगा। वो आदमी लिखने में, पढ़ने में, सोचने में, करने में, हर चीज़ में, मतलब बिजनेस कैसे करना है, पैसा कैसे कमाना है, या किसी भी चीज़ में, व्यवहार में वो गंभीर होगा, अच्छा होगा, और बहुत बढ़िया जगह है शुक्र की। मगर फ़र्क एक है, शुक्र जब कन्या में होगा तो वो यही सब करेगा, मगर शुक्र जब मीन में होगा तो भोग भी करेगा। तो आदमी के पास 1 करोड़ रुपया हो मगर उसको खर्च करना नहीं आता हो ना, तो वो उसमें मजा नहीं होगा। मगर वो जो आदमी शुक्र जिसका मीन में होगा, उसके बाद 10,000 रुपये भी होंगे ना, उससे खूब, मतलब ही विल लिव लाइफ, उसको एंजॉय, भोग करता है। ये फर्क है। तो ये जो हमारे कंसेप्ट्स हैं एक्सॉल्टेशन के, डेबिलिटेशन के, नीच के, उच्च के, ये नहीं होता कि एकदम वो भाई प्लेनेट तो वही है, कोई मर थोड़ी जाता है। वो उसकी ये समझाने के तरीके हैं कि किस तरह वो जो एक प्लैनेट है नैसर्गिक रूप से जो है, और वो जब उच्च का होता है, नीच का होता है, तो किस तरह वो अपना बिहेवियरल पैटर्न चेंज करता है। तो शुक्र नीच का कलयुग में आज की तारीख में बहुत ही अच्छा प्लैनेट है, मगर क्योंकि इतना ज़्यादा वो जमा खर्च जिसमें एनालिसिस में करता है तो इतना अच्छा नहीं माना जाता। दूसरी, शादी के लिए फिर अच्छा नहीं माना जाता। शुक्र जो है वो विवाह का कारक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट फॉर मैरिज, बिकॉज आपको समझाया अभी मैंने रिप्रोडक्शन के लिए। तो वो उसमें जो होगा, क्योंकि इतना आदमी जब इन चीज़ों में होगा, नीरस होगा, तो फिर विवाहित जिंदगी में तो थोड़ा होना चाहिए ना, जो शुरू में होता है कि भाई यू शुड बी, मतलब आपको एक वो
आना जाना, पिक्चर देखना, ये जो चीज़ें जो करते हैं, जो चीज़ें होती हैं विवाह के टाइम, वो चीज़ नहीं करेगा शुक्र जब नीच का होगा। वो सीधा साधा होगा, अपने पत्नी से पूछना पिक्चर चलना है, वो कह के नहीं चलना है, ठीक मत चलो, है ना। शुक्र अगर एग्जॉल्टेड होगा तो पत्नी नहीं चल, अरे नहीं क्या बात कर रहे हो, तो टिकट ले आए हैं, ये भी कर लिया, मनाएगा। इस तरह आपको देखना चाहिए। तो ये जो भ्रम जो लोग डालते हैं कि तो वो इतना नहीं होता। शुक्र के सबसे बेहतरीन प्लेसमेंट्स क्या होते हैं? शुक्र जो है मेरे हिसाब से, देखिए शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है जो हर जगह अच्छा है, मगर जब वो हम अगर फिक्स्ड साइंस लें, जो कि हमारी फिक्स्ड साइंस होते हैं, टॉरस के, कन्या के और मकर के, आज की तारीख में, हालांकि वहाँ नीच का है, आज की तारीख में धन के लिए बहुत अच्छा है, धन के लिए, सोचने के लिए, और धन कैसे कमाएं, उन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। शुक्र जो है कर्क में, आपके स्कॉर्पियो में जिसे हम वृश्चिक कहते हैं, और मीन में, ये जल राशि है, इनमें इमोशंस हैं। हालांकि वहाँ चंद्रमा में है, वहाँ मंगल में है, और यहाँ पर जुपिटर की राशि में। शुक्र तीनों के दोस्त नहीं है, शुक्र ना चंद्रमा का दोस्त है, ना उसका इतना बढ़िया दोस्त है, ना गुरु का इतना अच्छा दोस्त है, मगर ये जल राशि है। इन जल तत्व राशि में शुक्र इमोशनल रहता, थोड़ा इमोशंस के साथ काम करता है, जो कि कोई खराबी नहीं है। तो और फिर आपके बचे 1, 5 और 9, मतलब आपका मेष में, आपके सिंह में और धनु में। यहाँ पर शुक्र जो है उसको एक फायरी होता है, आदमी कहता है जल्दी काम करो, जल्दी काम करो, स्ट्रेट काम करो, क्लियर काम करो। तीनों राशि जो है ना, एरीज जो होती है, मंगल की होती है, टू द पॉइंट, सन में लियो भी, और सैजिटेरियस, वो शुक्र को इतना मतलब भाती नहीं है, क्योंकि शुक्र जो है वो थोड़ा सा अपना भोग विलास का है, तो उसमें इतना अच्छा नहीं है। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा होता है टॉरस में, कन्या में और मकर में। सर ये हमने राशियों की बात करी, मैं घर में अगर पूछूं 12 हाउसेस में से कौन से हाउसेस शुक्र को मिले हुए हैं, 2nd और 7th, तो 2nd और 7th में ही हर किसी की कुंडली में अच्छा होगा? नहीं, देखिए एक वो लोग, मैं बोलूँगा अभी 2nd 7th लोग कहेंगे शुक्र, तो एक हमारा जगह होती है भावनाशकारक, कि जिस अगर भाव में वो जिसका करता, तो शुक्र जो है लग्न में आपको दिखने में अच्छा बनाएगा, दूसरे घर में आपको फेस अच्छा देगा, तीसरे घर में आपको बोलने में अच्छा देगा, चौथे घर में आपको घर का अच्छा वातावरण, पैसा, 5वें घर में बच्चा देगा। तो शुक्र जो एक ऐसा प्लैनेट है जो कि किसी भी घर में आपको उस घर को, उसकी वैल्यू इंक्रीज करता है, जिस घर में बैठा है उसकी वैल्यू इंक्रीज करता है, डिक्रीज नहीं करता है। ये एक ऐसा प्लैनेट है जो मैंने देखा कहीं भी आपको डैमेज कुछ नहीं करेगा। अब जब ये बैठ जाता है, एक हम जल्दी लेते हैं, एक प्लैनेट से बैठता है, मान लीजिए शुक्र सूर्य के साथ बैठता है, शुक्र सूर्य को लोग दुश्मन मानते हैं, मगर दुश्मनी क्या होगा, सूर्य कारक फादर का है, तो फादर के लिए खराब होगा, मगर लोगों से बात करने में, पर्सनालिटी में, बोलने में, और पैसा कमाने में, 5th हाउस स्पेकुलेशन वगैरह में, उस सब में अच्छा करेगा। शुक्र चंद्रमा के साथ बैठ गया, अगेन चंद्रमा को लोग दुश्मन मानते हैं, मगर शुक्र चंद्रमा में पैसे के लिए बहुत अच्छा होगा, माँ के लिए अच्छा नहीं होगा। तो हर चीज़, मदर के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मून का कारक चंद्रमा का, मगर लिक्विड पैसा कमाने में बहुत अच्छा होगा। शुक्र बुध तो हरदम ही अच्छा होता है, क्योंकि बुध उसका शुक्र का बिल्कुल मतलब अभिन्न वाला दोस्त है, और जो काम है दोनों के एक ही तरीके के हैं। बुध कहता है मैं सब कर रहा हूँ, और शुक्र कहता है मैं उस पर, मतलब कहते हैं ना वो एकदम से वो डिस्को में धुआं एकदम से उड़ता है, तो शुक्र इज लाइक माहौल बनाता है। तो शुक्र बुध इज ऑलवेज वेरी गुड। शुक्र शनि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शुक्र शनि इसलिए बहुत अच्छा है, शनि के अंदर बहुत ताकत है, बहुत बड़ा प्लैनेट है, और शुक्र जो है उसको ताकत दे देता है। तो जो बड़े बड़े काम जो होते हैं वो शुक्र शनि करा देता है। शुक्र मंगल अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज शुक्र मंगल में लोग कहते हैं कि हाँ भाई आदमी को थोड़ा मतलब रिलेशनशिप्स में इश्यूज आ सकती हैं, क्योंकि मंगल जो है, अब उसमें ये होता है कि मंगल कैसा है,
अगर आपका मंगल उच्च का है या नीच का है उस पर डिपेंड करेगा। मगर शुक्र मंगल जो है ये आपको जितने भी फिल्म वर्ल्ड है या जितना भी इस चीज़ से कनेक्टेड है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हर प्लैनेट हर के साथ एक उसका समावेश है और एक चीज़ को अच्छा करता है, एक चीज़ को ख़राब करेगा। ये नहीं होता है कि किसी चीज़ को अच्छा ख़राब कर दे, ऐसा कभी होता नहीं है। 12th हाउस में मान लीजिए किसी का पाइसेस में ही शुक्र है, एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, 12वें घर में भी हैं, राशि भी मीन राशि है, लोग कहते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपको बुद्धा बना देता है, आपको स्पिरिचुअलिटी, आपको मोक्ष की तरफ ले जाता है। तो एक विलासिता का कारण है, वो 12th हाउस आखिरी घर में, आखिरी राशि में पहुंच गया, एक्सॉल्टेशन में है अपना, वो मोक्ष का कैसे इससे कनेक्शन है? मोक्ष उसने बोला संभोग से संभादी तक, तो इट्स समथिंग लाइक दैट। तो उसमें भी उसका भी अपना एक है, इट्स सेड दैट हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आपको उस समय आता है। आदमी का जो आम आदमी होगा उसका हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस उस टाइम आता है व्हेन यू आर इन दैट। तो वो एक अलग चीज़ है। 12वां घर जो है वो शुक्र का बहुत ही प्रिय घर है। 12वां घर क्या होता है कि वो घर होता है अपने अपने अंदर जो आदमी सोचता है, अपने अंदर जो करना चाहता है, बहुत सारी चीज़ें आप करना चाहती हैं। जब शुक्र उधर बैठता है तो आप जो चीज़ अंदर सोच रही हैं, इंटरनलाइज कर रही हुई हैं, उनको कर रही हैं, वो चीज़ आप बाहर करने की क्षमता कर सकते हैं। वो इससे शुक्र जो 12वें घर में होता है वो आदमी को एक अलग टाइप ऑफ ऑरा देता है, जहाँ के आदमी जो सोच के जो उसको सोचना है वो कर भी देता है उसको। नहीं तो आदमी सोचता ही रहता है। तो 12वां घर होता है देने का घर होता है, इन्वेस्टमेंट का घर होता है। तो शुक्र जो है नेचुरली कारक जो है वो दूसरे घर का है, फाइनेंस का बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। तभी जब हमने कहा शुक्र बुध की बहुत दोस्ती है, तो दोस्ती क्यों है? क्योंकि वो फाइनेंस का कारक है और 7th काल पुरुष में उसका लिब्रा का 7th हाउस का है, तो दैट इज पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप एंड फाइनेंस दोनों का कारक शुक्र होता है। तो इसीलिए इसकी बुध के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। और बुध जो है मेडिसिन्स का बहुत इंपॉर्टेंट कारक है। लोग समझते हैं बुध इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट फॉर ऑल्टरनेट मेडिसिन्स। जब वो कन्या राशि का बुध हो, उसके साथ अगर शुक्र बैठ जाता है तो आदमी आप देखिएगा ऑल्टरनेट मेडिसिन्स में बहुत अच्छा करेगा। तो शुक्र और बुध इस तरह मतलब देखना चाहिए। तो शुक्र और बुध जो है इनके साथ जब भी होगा तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको देके जाते हैं जो कि हमने नहीं डिस्कस करी थी, जल्दी में वी डिडंट डिस्कस। लेकिन शुक्र एंड चंद्रमा है। शुक्र 2nd हाउस फाइनेंस, 4th हाउस इज चंद्रमा इज कारक ऑफ लिक्विड मनी। तो लिक्विड मनी दे देगा, मदर का आपका खराब कर देगा। तो ये जो शुक्र जो है ये एक ऐसा प्लैनेट है जो कि हर जहाँ भी आएगा उस चीज़ में एक चमक लाएगा, एक विलासता लाएगा। अब शुक्र को हम मैरिज में जैसे हमने नहीं डिस्कस करा, शुक्र इन मैरिज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट फॉर मैरिज। अब हमारी जो मैरिज की जो समझने की चीज़ें हैं वो चीज़ें बदल गई हैं। मगर पहले कहते थे कि शुक्र के साथ जब भी जुपिटर ट्रांजिट में या वैसे करके आएगा तब शादी होगी। मगर आजकल के देश काल पात्र में शुक्र का वो बदल गया। तो शुक्र जब अब मेरे पास इतने सारे लोग आते हैं और बहुत ही गोल्फ लिंक के समझ बड़े बड़े जगह के लेडीज़ आती हैं और वो कहती हैं कि देखिए आप मेरी पत्री देखिए और आप मेरे को बताइए मेरे हस्बैंड इज़ हैविंग अ रिलेशनशिप, उसके कहीं से और भी इनका है रिलेशनशिप बाहर है और मगर पत्री देखे। तो मैंने कहा क्या देखूं जब आप खुद ही बता रही हैं, आपको पता है। तो कह रहे आप ये बताइए वो उस लेडी को घर तो नहीं लेके आएगा। तो अब मैं फिर सो दिस इज नाउ दी सोसाइटी टुडे। तो शुक्र को हमें उस समावेश में देखना चाहिए। जब शुक्र मंगल और राहु से पीड़ित हो जाता है तब ये रिलेशनशिप्स में पैसे में अच्छा दे देगा पर अफेयर वगैरह कर देगा, मगर रिलेशनशिप्स में खराब कर देगा। क्योंकि राहु शुक्र के जो भोग और विलास की शक्ति बढ़ाता है, वो मंगल जो कहता है काटो इसको आगे बढ़ो, कमांडर इन चीफ है। इसमें जब मंगल नीच का हो जाता है तब बहुत खराब हो जाता है। क्योंकि जब मंगल नीच का हो जाता है वो कहता है वो भी नीचता में आ जाता है, राहु भी उसको कर रहा है,
तब जितने भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स होते हैं, या जैसे मैंने आपको ये कहानी बताई, ये सब होते हैं, शुक्र औरत का कारक होता है, वाइफ का कारक होता है। और शुक्र क्योंकि वाइफ का कारक होता है, तो अपनी वाइफ का जो देखना है तो शुक्र के बारे में शुक्र को देखना पड़ता है, वाइफ के लिए शुक्र को देखना पड़ता है। तो उसकी जिंदगी कैसी होगी, दूसरी औरत आएगी कि नहीं आएगी, एक्सेट्रा इन हर लाइफ थ्रू द हस्बैंड हैज टू बी सीन टुडे बाय शुक्र। बिकॉज अगर शुक्र के साथ बुध आ जाता है, तो बुध क्या होता है, मल्टीप्लिसिटी का कारक होता है, मल्टीप्लाई करता है। तो इसके मतलब ये होता है कि, और उसके साथ हस्बैंड का जो कारक होता है, मैं अपने जो ज्योतिष है, भृगु ज्योतिष में मंगल को लेता हूँ। अगर शुक्र मंगल बुध साथ में है, तो आप ये समझिए कि वहाँ पर उस आदमी के, उसके हस्बैंड के एक से ज़्यादा रिलेशनशिप्स हैं ना। जैसे आपको क्वेश्चन है, अब रिलेशनशिप आएगी कि नहीं आएगी अंदर, काइंड ऑफ थिंग विच विल अगेन डिपेंड ऑन चंद्रमा। चंद्रमा जब भी शुक्र के साथ आएगा और साथ में मंगल राहु साथ में, या चंद्रमा जब आएगा, चंद्रमा में बहुत अच्छा ही है, मगर चंद्रमा जो है चीटिंग का प्लैनेट होता है, इट्स अ चीट। जितने भी पैसे में भी अगर चंद्रमा बुध, मैंने साथ कहा था, अगर बुध का जब कहा था, तो एक चीज़ बड़ा, चंद्रमा चीट करना, चीटिंग का प्लैनेट होता है। तो चंद्रमा जब भी, क्योंकि जब उसके 27 वाइफ्स थी, तो रोहिणी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था, तो भगवान ने उसको, शिव जी ने बोल दिया था आप मर जाओगे, पूरी कहानी है, वैक्सिंग मून, वैनिंग मून, और शिव जी ने लिया। तो अल्टीमेट चीज़ थी कि उन्होंने चीट करा था। तो चंद्रमा इज अ बिग चीटर। तो चंद्रमा जब भी शुक्र के साथ आएगा, या मंगल या जुपिटर के साथ आएगा, तो आदमी को टेंडेंसी देता है चीटिंग करने के लिए। चंद्रमा शुक्र के साथ आएगा तो बिजनेस में भी चीट करेगा वो, मगर उसमें चलो बिजनेस में चीटिंग चलती है, पैसा मार लिया, बट रिलेशनशिप्स में नहीं चलती है। तो ये जो लोग भ्रम में है कि चंद्रमा बहुत अच्छा, नहीं, चंद्रमा हरदम चीटिंग कराता है। गुरु चंद्रमा जब भी साथ होंगे, इसी तरह मैं थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूँ, और शुक्र भी साथ में होगा, तो लोग सोचेंगे गुरु साथ बैठा है, अरे जुपिटर तो बढ़िया कर देगा ना। जुपिटर और चंद्र जिसका साथ होगा वो गज केसरी योग बनाता है, आदमी को गज पे बिठा देगा। आज की तारीख में मारुति से पता नहीं कितनी जो भी गाड़ी हो, है रोल्स रॉयस से बढ़ा सकता है, वो बिठा देगा, मगर स्कैंडल्स में जरूर फंसाता है। जितने बड़े बड़े लोग देखिए आप, गुरु चंद्रमा साथ में, क्योंकि गुरु चंद्रमा तो स्कैंडल का ही आधारी स्कैंडल था। चंद्रमा की पैदाइशी इसलिए हुई थी कि गुरु अपनी पत्नी को ठीक से देख नहीं रहे थे ना, तभी तो चंद्रमा के साथ रिलेशनशिप हुआ होगा। तारा का, तारा जो देवी थी, जो उनका रिलेशनशिप चंद्रमा के साथ हुआ, उनके हस्बैंड बृहस्पति थे। तो रिलेशनशिप कब होता भाई, जब आपका अटेंशन नहीं है, जो भी आप कह लीजिए। तो जब भी बृहस्पति कुछ मदद नहीं करेगा, जब भी बृहस्पति चंद्रमा और शुक्र साथ में होंगे, आप देखेंगे वहाँ चीटिंग होगी, सब कुछ होगा, मगर बृहस्पति क्या करता है, उस चीज़ को ढक देता है। बहुत डेंजरस है बृहस्पति। सब चीज़ चलेगी, मगर पर्दे के पीछे किसी को, दुनिया को नहीं पता लगेगा क्या होगा। तो बहुतों के हॉरोस्कोप में यही होता है। और मगर इसी बृहस्पति के बदले अगर राहु आ जाएगा, तो दुनिया को पता लग जाएगा। ओके, तो बृहस्पति यहाँ बस इतना सपोर्ट करता है कि आपके अंदर की बात छुपी हुई है, पता नहीं दुनिया के। इट्स अ वेरी सीक्रेटिव रिलेशनशिप लोग कहते हैं। सर, शुक्र स्पाउस का कारक होता है, स्त्री का कारक होता है, तो हमें स्पाउस कैसा मिलेगा, ये भी क्या शुक्र से हम देख सकते हैं? शुक्र जो है वो स्पाउस का कारक होता है, मगर शुक्र मैं दोनों तरफ, हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए शुक्र को देखता हूँ, क्योंकि शुक्र आपका जनरल भोग विलास, और जितनी चीज़ें मैंने आपको समझाई, चीटिंग का, एक्स्ट्रा मैरिटल का, चीटिंग कर रहे हैं तो कैसे ढपता है, तो वो मैंने आपको बताया। मगर जब मैं पर्सनली जब भी किसी के हस्बैंड के लिए देखता हूँ, तो मैं मंगल को देखता हूँ। मंगल कैसे, मतलब प्लेस्ड है। अगर मंगल किसी का अच्छा प्लेस्ड है, तो उसका यूजुअली हस्बैंड विल बी गुड, जब मैं देखता हूँ। बट शुक्र इज इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, बिकॉज द बेसिक जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं, जो एक इच्छाएं जो होती हैं, वो शुक्र से ही दर्शाती है दोनों की चीटिंग के। एक तो ये अगर इतना सारा कुछ हो रहा है, एक आदमी थोड़ी करता, दोनों तरफ से इन्वॉल्वमेंट होगा तभी होगा ना। तो इट हैज़ टू बी दैट वे। तो शुक्र को मैरिड लाइफ के लिए शुक्र दोनों, फॉर मेल
आदमी के लिए, औरत के लिए, दोनों के लिए हमें शुक्र को ही देखना है। शुक्र मंगल साथ में हो, अगर जैसे शुक्र मंगल साथ में हो और साथ में शनि भी देख रहा हो, इसमें भी रिलेशनशिप्स होंगे, पर रिलेशनशिप किसी नीच के साथ हो सकता है, क्योंकि शनि मलेच्छ का कारक होता है। तो शुक्र मंगल उसको देता है, इट गिव्स एनर्जी, शनि कम्स टू जॉइन इट। तो ये आपको हरदम देखना चाहिए। देखिए आप देखिएगा कभी कभी दो हॉरोस्कोप्स में शुक्र एक तरफ है, मंगल एक तरफ है, बीच में राहु है, उस महासत्यानाश कर देता है। कभी कभी गुरु और शुक्र के बीच में अगर राहु आ गया तो भी प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि ये दोनों प्लैनेट्स को, राहु तो नीचे का हिस्सा है नहीं, तो इट्स वांट्स टू, शुक्र की प्रवृत्ति ही है उसके अंदर, तो उसको बढ़ा देगा। अब अगर शुक्र अच्छा प्लेस्ड है और इट इज एस्पेक्टेड ओनली बाय गुरु और अपने अच्छे केंद्र त्रिकोण में, तो अच्छा फल देगा। शुक्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। शुक्र का कैसे समझाएं आपको, जैसे कि बृहस्पति जो है वो कपड़ा होता है जो सिला हुआ नहीं है, शुक्र जो है वो शर्ट है जिसको कि सिल के बनाया गया है। तो जब भी आप शुक्र को देखें तो वो देखेंगे शुक्र को अगेन वो किन प्लैनेट्स किस नक्षत्र में है, किससे एस्पेक्टेड है, कौन 5 और 9 में है, और कौन से प्लैनेट उसके 6, 8, 12 में है। 6, 8, 12 जो शुक्र से प्लैनेट्स होंगे वो आपका मतलब निर्धारित करेंगे एक स्नैपशॉट के लिए कि इस आदमी औरत का कैरेक्टर कैसा है। 6, 8, 12 में जो प्लैनेट्स होते हैं, अगर नहीं है तो अच्छे हैं तो अच्छा ही है, मगर अगर शुक्र से 6, 8, 12 गलत प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो उसका जो पूरा एक ढांचा बन जाता है कि इस पर्सन, ये आदमी को किस तरह की इसकी प्रवृत्ति है, मनोवृत्ति है या मनोस्थिति, वो आप पता लगा सकते हैं। सर, लग्न में शुक्र और 7th हाउस में, क्योंकि 7th हाउस से वो लग्न को देख रहा है और लग्न में बैठा है तो खुद ही लग्न हुआ, इन दोनों में शुक्र कैसे रिजल्ट देते हैं? शुक्र जो लग्न में होगा तो आदमी ना ही कैन 3 बॉल के साथ खेल सकता है। तिया चरित्र जैसे कहते हैं, तिया चरित्र। अच्छा, तो वो चीज होता है शुक्र में लग्न। और जो 7वें घर में होता है तो वो 7वां घर में इट इज द कारक, अपनी वाइफ का कारक होता है, वाइफ के लिए 7वें घर का कारक होता है। तो शुक्र 7वें घर में मैंने देखा है मतलब इतना अच्छा बिहेव नहीं करता है, बिहेवियर, क्योंकि 7वां घर के काल पुरुष का आप देखिएगा जो प्लैनेट वहाँ डेबिलिटेटेड होता है, जो प्लैनेट जो नीच का होता है 7th में कौन सा होता है? सूर्य होता है। सूर्य। जो प्लैनेट एक्सॉल्ट होता है वो कौन सा होता है? शनि होता है। शनि, हाँ। तो शनि और सूर्य के बीच में शुक्र फंस जाता है, तो तभी उसको हम लोग बोलते हैं, इसका लॉजिक ये है, उसको हम बोलते हैं भाव कारक जिस बैठा हुआ है उसको नाश कर देता है। मगर शुक्र 7वें घर में इतना वो नहीं होता। मगर एक चीज़ और बताएं आपको शुक्र के बारे में, हर प्लैनेट के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे जो लग्न जो है ना वो राजा है, तो लग्न में जो भी प्लैनेट बैठे हैं कहीं भी, अगर उसके 7वें घर में प्लैनेट नहीं बैठे हैं, 7वां घर मंत्री होता है, एडवाइजर्स। तो अगर किसी के प्लैनेट के घर में लग्न में बैठे और 7वें में प्लैनेट नहीं है तो वो रिजल्ट कम देंगे। अगर लग्न में राहु बैठा है और 7वें घर में बहुत प्लैनेट बैठ गए हैं तो वो आदमी को, इस देश का बहुत बड़ा आदमी, उसके भी ऐसे है, लग्न में राहु है, 7वें घर में सारे प्लैनेट्स बैठ गए। किसकी बात कर रहे हैं आप? तो है, तो राजा है और उसके बहुत सारे एडवाइजर्स हैं। तो वो आदमी राहु बहुत बड़ा सोचता है, तो वो सोचता भी करता भी है। तो हर प्लैनेट के ऑपोजिट प्लैनेट जो होता है वो उसका एडवाइजरी प्लैनेट होता है, एडवाइजरी ग्रह होता है। तो लग्न को इसलिए इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? हर आदमी ये सोचता है लग्न मतलब एक तो होता है कि आपका लग्न स्ट्रांग होना चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट लग्न में जो प्लैनेट होते हैं वो राजा होते हैं और 7वें घर में मंत्री होते हैं। इन दोनों को देख कर ही आपको बोलना चाहिए। तो शुक्र से 7वां घर जो भी होगा उसको देख के, अगर लग्न में प्लैनेट ऐसे हैं जो शुक्र को सपोर्ट करते हैं तो वो 7वां घर का शुक्र भी अच्छा हो जाएगा। इसी तरह शुक्र अगर 10वें घर में है और अगर 4थे घर में सूर्य बैठ गया तो उसको पुल डाउन कर देगा, मगर अगर शनि बैठ गया तो बहुत अच्छा कर देगा। तो इस तरह इट इज इम्पोर्टेंट। बट
ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। एस्पेक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंजंक्शन। तो जब भी आप कभी शुक्र को देखिए ना, जैसे शुक्र आपके मान लीजिए लग्न में बैठा है और उसके फिर आप देखिए, आपको देखना मंगल, आपका हस्बैंड सपोज है, तो किसी का कोई महिला शुक्र मंगल उसका, तो मंगल मान लीजिए 10वें में है, तो जब मंगल शुक्र से मिलता है तो उसके बीच में कौन कौन से प्लैनेट्स आते हैं, वो उनकी पूरी मैरिड लाइफ की या पूरा जो जिंदगी में एक पूरा ढांचा बना देगा। तो 10 से लग्न की तरफ चले, 10 से लग्न आप आगे चलेगा, 10, 11, 12। अगर मान लीजिए 11 में राहु बैठा तो ठीक है, आदमी पैसा कमाएगा, मगर डेंजर। बृहस्पति बैठा है, बृहस्पति बैठा, अच्छा। चंद्रमा, शुक्र चंद्रमा बैठ गया, टेंडेंसी टू चीट। फिर आपको दशा, भुक्ति, नवांश, दशा, वो सब देख। बट ये आपको एक इंडिकेशन, D1 चार्ट एक जो अपना लग्न जो चार्ट होता है वो एक इंडिकेटर होता है, ये सब चीज़ें हो सकती है। इनमें से कौन सी चीज़ कब घटित होगी, वो मेरे हिसाब से आपको अपना नक्षत्र देखना चाहिए, नवांश देखना चाहिए, प्लैनेट्स की डिग्रीज देखना चाहिए, ट्रांजिट देखना चाहिए, वर्षफल देखना चाहिए और चंद्रमा का टाइम देखना चाहिए। तब आप बता सकते हैं कि ये घटित हो सकती है चीज़। नहीं तो D1 चार्ट तो जब अपना लग्न चार्ट तो बहुत चीज़ें बताता है। तो इसी तरह जब भी आप शुक्र देखिए और 10वें घर का प्लैनेट देखिए, आगे देखिए, उसको जो मीट करता है तो वो उसके बीच के जो प्लैनेट्स हैं वो पूरी कहानी बता देंगे उसको किस तरह। मंगल जिससे शुक्र को मिलता है, आदमी औरत को मिलता है, तो क्या क्या कर सकता, क्या क्या नहीं कर सकता। इस तरह से जो हमारी भृगु पद्धति उसको करिए, बहुत सही आता है। और उसके आगे फिर वो एनर्जी फिर शुक्र में जाती है। अगर मान लीजिए शुक्र के आगे जाके गुरु बैठ गया तो तब भी बहुत अच्छा हो जाएगा कि बहुत कुछ करा, टेंडेंसी हुई, हो सकता है, मगर अंत में जाकर उसने मतलब दिमाग में आया बट एक्शन नहीं लिया। तो उसके शुक्र के आगे भी देखिए, तो पूरा एंड तक वापस देखिए, तो यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग। जब चल रहा है, जब आदमी चलता है अपने घर की तरफ तो एनर्जी लेके चलता है, फिर मिलन होता है, फिर उसके बाद देखिए क्या लाइफ होती है। तो इस तरह एक शुक्र को बनाकर इस तरह आप देखिए तो पूरा एक हॉरोस्कोप का एक एनालिसिस हो सकती है। और लोग करें इसको, जो लोग देख रहे हैं, और जो ना समझ में आए लिखें, मैं जवाब भी दे दूंगा। मगर ये इतनी गूढ़ विद्या है, मगर इसकी ये छोटी चीज़ करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको लाइफ होगी किसी भी आदमी या औरत की। शुक्र को देखकर और जैसे मंगल को देखकर, मंगल और शुक्र के बीच में कौन से प्लैनेट्स हैं, उससे उसकी पूरा जिंदगी का एक ढांचा। उसके आगे फिर उसके आगे भी देखिए, बहुत अच्छे प्लैनेट्स बैठे हैं, तो दे विल सपोर्ट। ओके, आखिर में सर, अच्छे शुक्र की क्या निशानियां हैं? अच्छे शुक्र की निशानी होती है जो आदमी रियल में, एक आदमी तो ना घुसता है तो आदमी को लगता है कि एक कुछ चीज अंदर आई है, वो अच्छा शुक्र है। और एक आदमी घुसा, उसने एकदम से कुर्सी घसीटी, एकदम से कुछ घसीटा, ये करा वो करा, वो भी शुक्र एकदम अट्रैक्ट करता है, बट इट इज अ नेगेटिव अट्रैक्शन। इट इज एन अट्रैक्शन बट नॉट। तो वो जो शुक्र जो एकदम से आदमी घुसा और आपने देखा, हाँ भाई, चाहे वो ये नहीं कह रहा काला हो सफेद हो, ये नथिंग, ऑल दैट डिस्क्लेमर, बट एक ऑरा होता है, एक एनर्जी कि ये घुसा आदमी एक तरह से, वो चल रहा है तो आप देख रहे हैं चल रहा है, बहुत भाई बहुत बढ़िया जाएगा। और कुछ आदमी चल रहा है तो थोड़ा ठुमक भी रहा है, थोड़ा ये भी कर रहा है, थोड़ा ऐसे भी कर रहा है, तो दैट इज अ शुक्र विच इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। इज अ एब्सोल्यूट करेक्ट अंडरस्टैंडिंग फॉर बोथ आदमी और औरत के लिए, शुक्र का देखने के लिए। और शुक्र को ठीक करने के लिए सबसे बड़ा प्लैनेट है दही। आप दही का सेवन करिए। दही जब भी प्रॉब्लम हो तो दही को एक वो अपना नारियल के अंदर डाल के बहा दीजिए। तो दही जो है वो शुक्र का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारक प्लैनेट होता है, क्योंकि आपको बहुत सारे रेमेडीज़ जो बनती हैं वो इन्हीं छोटी चीज़ों से बनती हैं, जिनको ये मिला के हम बनाते हैं रेमेडीज़ को। और खैर जो रत्न है वो हीरा है, बट रेमेडीज़ बहुत सारी शुक्र की हैं जो इन चीज़ों से बनती हैं, जिनको कि आप कर सकते हैं। आप शुक्र के लिए, अगर आपका शुक्र ख़राब है तो आप जब भी आपको डाउन फील करें या बहुत बोलोगे तो खीर कहते हैं, जो चावल की बनती है, उसके अंदर चावल भी होता है, चंद्रमा होता है, दूध होता है, चीनी होता है, आग से उबलती है। तो खीर जो है वो एक बहुत छोटा सा नुस्खा है जो शुक्र को अच्छा करती है।
तभी पहले लोग दही चीनी, जब आ रहा एग्जाम में जा रहा, आप दही चीनी लेके चले। तो वो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि शुक्र को बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब प्ले करते हैं। शुक्र के जो देवता होते हैं वो है भैरव एंड काली। भैरव और काली, काली, दीज आर द टू डाइटीज दोनों अच्छा उग्र देवता हैं। हाँ, भैरव भी और काली भी। काली उग्र देवता, मगर वो उग्र है इसलिए क्योंकि उनको एक काम करने के लिए बोला था। भैरव क्यों बने थे? क्योंकि शिव जी ने उनको बोला था कि जाके ब्रह्मा जी का सर काट दो। तो ब्रह्मा जी का सर काटना तो बहुत मुश्किल था ना, और मगर सही चीज़ के लिए बोलता कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के पीछे पड़ गए थे। ब्रह्मा जी तो खाली ग्रोथ चाहिए था उनको, तो ही स्टार्टेड वांटेड टू हैव संभोग विद हिज अपनी बेटी के साथ। तो शिव जी ने कहा ये गलत बात है। तो उन्होंने बोला कि अब अपने गण को, अपना जो शक्ति प्रोड्यूस करी भैरव कि जाके इनका सर काट दो। तो उसको काटने के लिए उन्होंने शराब, ये वो जितनी तामसिक चले, उनका मतलब हिल गए। मतलब भैरव हैड टू कट द हेड ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मा भी बहुत शक्ति थी उनके, भगवान है, देवता है, तो उनका सर, तो इसीलिए उन्होंने भैरव का रूप लेना पड़ा उनको। अब लोग उनका शराब चढ़ा रहे हैं, सब कर रहे हैं, ठीक है, उससे भैरव खुश नहीं हो रहे हैं। आपको समझना चाहिए कि तामसिकता भी कभी कभी अपनाना पड़ती है सात्विक काम करने के लिए। ये भैरव एडिक्शन नहीं होना चाहिए। काली जी ने भी रूप लिया राक्षसों को मारने के लिए, तामसिक रूप सात्विक चीजों के लिए। इससे ये दोनों दर्शाते हैं। बिल्कुल। सर, जो आपने डायमंड की बात करी, जो रत्न होता है शुक्र का, इसको लेकर भी थोड़े से अनसुलझे सवाल हैं कि कई लोग कहते हैं कि जब नीच का शुक्र हो तो डायमंड बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए, आपको बीमार बना देगा या उल्टे रिजल्ट्स देगा। तो शुक्र के कौन से घरों में या किस प्लेसमेंट में हमें डायमंड से बचना चाहिए? जैसे गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। शुक्र नीच का हो तो डायमंड नहीं पहनना चाहिए। शुक्र नीच का हो तो आप पन्ना पहने। देखिए इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये होता है, जैसे कोई आदमी गुंडा है या नीच का समझ पड़े, गुंडा ही हो गया ना, आपने उसको और अस्त्र दे दिया तो वो तो अपनी नीचता से तो बाज नहीं आएगा, वो तो आपको और मारेगा। मेरा जो अपना लॉजिक होता है जेम्स का, ठीक है। और जो आपका प्लैनेट स्ट्रांग है उसको आप स्ट्रांगर बनाइए ना। तो शुक्र जब उधर बैठा है, बुध, उसका अधिपति कौन है, लॉर्ड कौन है? शुक्र का बुध है ना। तो बुध अगर ठीक जगह प्लेस्ड है तो आप बुध को स्ट्रांग बनाइए। तो बुध जब स्ट्रांग बनेगा तो उसके घर में जो आदमी है उसको भी प्रोटेक्ट करेगा, तो वो शुक्र को भी इनडायरेक्टली अच्छा कर देगा। ओके, इसीलिए पन्ना। सर, अगर नीच भंग हो रहा हो किसी की कुंडली में, शुक्र नीच का हो और कहीं से भी नीच भंग हो रहा हो, या नीच भंग राजयोग बन रहा हो, 2-3 तरीकों से भंग हो रहा हो। देखिए, नीच भंग राजयोग जितने भी सब जगह बिल्कुल सिंपल चीज है। 2 नेगेटिव्स मेक 1 पॉजिटिव। हाँ जी, ये सब चीज का एक ये मैथमेटिक्स जो है ना, माइनस हमने पढ़ा ना, प्लस बनाता है। इसी तरह आपको मैं बताऊं कि जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं 0 डिग्री का प्लैनेट हो, अगर 0 डिग्री का प्लैनेट या 30 डिग्री का प्लैनेट 6ठे 8वें 12वें बैठा हुआ है, वो महाराजयोग बनाता है। ट्राई इट आउट। इस तरह मैंने सूर्य चंद्र पे बहुत रिसर्च करी है। तो मतलब एनी प्लैनेट विच इज 0 डिग्री और 1 डिग्री और 30 डिग्री, जिसको लोग खराब मानते हैं, और वो प्लैनेट 6ठे 8वें 12वें में बैठा हुआ है, अपने आप में बहुत बड़ा राज्य होगा। जैसे अमावस्या है, अमावस्या का जन्म जिसका पैदा हुआ है और चंद्रमा 0 डिग्री पे है, 1 डिग्री पे है और 12वें घर में है, तो वो चंद्रमा उस आदमी को उतना दे के जाएगा कि वो सोच नहीं सकता। आदमी कहेगा अमावस्या में पैदा हुआ बेकार, मगर बशर्त ये 0 और 1 डिग्री हो, इट और बहुत दे के जाएगा, क्योंकि 2 नेगेटिव्स मेक 1 पॉजिटिव। इसी तरह नीच भंग कोई ये नहीं होता कि भंग हो गया, आपका योग था और भंग हो गया। उससे ये होता है, नीच भंग राजयोग से ये होता है कि उस प्लैनेट में पोटेंशियल है, मगर वो जो पोटेंशियल आएगा वो थोड़ी डिफिकल्टीज के बाद आपको देगा, बनस्पत बाकी चीजें भी हों। तो उस केस में हीरा पहने अगर नीच भंग राजयोग बन रहा हो। अब नीच भंग राजयोग किस स्थिति में बन सकता है? नीच भंग राजयोग बन सकता है शुक्र का जो एग्जॉल्टेशन साइन शनि है, मतलब शुक्र नीच का बैठा हुआ है आपके, समझ लीजिए आप कन्या राशि में बैठा हुआ है, और कन्या राशि में अगर बुध जाके बैठ गया
ठीक है, तो नीच भंग राजयोग हो गया, या केंद्रीय त्रिकोण में जाकर बुध बैठ गया तो नीच भंग राजयोग हो गया। तो बुध इज प्रोटेक्टिंग शुक्र, बुध इज प्रोटेक्टिंग शुक्र। यू कैन वियर, यू शुड वियर, देयर शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। आई फील देयर शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, बट टू बी ऑन द सेफर साइड मेरा जो मत पहनो, हाँ, मत पहनो, पन्ना पहनो। जो मेरा थ्योरी है, अपने पॉजिटिव प्लैनेट्स को स्ट्रांग बनाओ, स्ट्रांग प्लैनेट को स्ट्रांग बनाओ। लोग क्या कहते हैं शनि नीच का है, आपने उसको नीलम पहना दिया, मैं कह रहा हूँ सत्यानाश हो जाता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, और आपका शुक्र पत्रिका में कहाँ प्लेस्ड है, किसके साथ है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब इस बार ज़रूर दें। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।